नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे अपने टॉपिक कर रहे थे चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, उसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं। कल कुछ चीज़ें देखी थी, उसी को ही आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं। ईसीसी के अंदर है ये पूरा टॉपिक। और ईसीसी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिजीज हम देख रहे थे, चेचक के बारे में देख लिया था, हैजा के बारे में देख लिया था। आज एक और डिजीज के बारे में देखते हैं, मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है उसके कारण होता है। प्लाज्मोडियम क्या है कि मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से होता है। परजीवी मतलब किसी दूसरे जीव के कारण ये डिजीज होता है। यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर है, इनके काटने से ये फैलता है। मलेरिया के क्या क्या कारण है? अब देखो, पानी अगर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा तो उसके ऊपर मच्छर आएंगे, और मादा एनोफिलीज मच्छर अगर वहां पर आ जाता है तो उससे काटने से ये डिजीज हो जाएगी। तो मलेरिया के कारण सबसे पहला कारण ही यही है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, या फिर संक्रमित सुई, अगर इन्फेक्टेड सुई है, इन्फेक्शन उस सुई के ऊपर है, और इन्फेक्टेड सुई से या खून चढ़ाने से भी मलेरिया हो सकता है। माँ से बच्चे में हो सकता है, अगर गर्भावस्था में माँ है और उस गर्भावस्था के दौरान जो बच्चा है उस बच्चे को भी मलेरिया हो सकता है। मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता चलता है कि बच्चे को मलेरिया हो गया है? सबसे पहले तेज बुखार, सबसे पहले बार बार बुखार का चढ़ना और उतरना, ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। कंपकंपी लगना, ठंड लगना, ये सिंबल रहते हैं। अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मलेरिया के हैं। अत्यधिक पसीना आना, सर्दी भी लग रही है और ऊपर से पसीना भी आएगा। सिर दर्द और थकान जैसा महसूस होगा। उल्टी और दस्त का सिस्टम हो जाएगा। खून की कमी, एनीमिया सबसे पहले हो जाता है। जैसे ही मलेरिया होता है तो बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर अगर काट रहा है तो वो इन्फेक्टेड कर देता है ब्लड को, जिससे खून का कम होना स्टार्ट हो जाता है। गंभीर स्थिति में मस्तिष्क में ज्वर, सिर का इतना ज्यादा दर्द होना और सिर के ऊपर ताप का होना रहता है। तो फिर से मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता चलता है कि मलेरिया हो गया है? सबसे पहले तेज बुखार होगा, और वो बुखार ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा, बार बार चढ़ना और उतरना ये प्रोसेस रहेगा। कंपकंपी लगना, ठंड लगना, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द और थकान का महसूस होना, उल्टी और दस्त हो जाना, खून की कमी, एनीमिया का इशू हो जाना। गंभीर स्थिति में मस्तिष्क के ऊपर भी ज्वर होने लग जाता है। इसके उपचार के लिए क्या क्या करें? सबसे पहले हमें ब्लड की अपनी जांच करवानी पड़ेगी, खून की जांच करवानी जरूरी है। उसी से ही पता चलेगा कि मलेरिया है या नॉर्मली वायरल हुआ है या और कोई इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर। तो मलेरिया की जांच के लिए खून की जांच से पुष्टि इसकी की जाती है, और डॉक्टर की सलाह से, देखो, ये एसीटी थेरेपी दी जाती है। एसीटी थेरेपी में क्या होता है, क्लोरोक्विन, आर्टिमोसिनिन, ये कॉम्बिनेशन बनाकर एक मेडिसिन तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं हम एसीटी थेरेपी, और इसका उपयोग किया जाता है दवाओं का, जिससे मलेरिया को रोका जा सकता है। तेज बुखार और कमजोरी होने पर हमें तुरंत डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट लेने चल जाना चाहिए। घर पे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए कि फीवर की है तो कोई भी मेडिसिन उठा लें और हम उस चीज को ले लें, तो उससे मलेरिया ठीक नहीं होगा और ज्यादा वो इन्फेक्टेड होने लग जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें, किस तरह के सिम्टम्स, अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी बच्चे के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर, तो अगर तेज बुखार हो रहा है और बार बार चढ़ रहा है और उतर रहा है, कंपकंपी लग रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, उल्टी और दस्त हो गए हैं, खून की कमी शरीर में महसूस होने लगी है, कमजोरी फील होने लगी है, और सिर के ऊपर ज्वर अगर चढ़ रहा है, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करके अपना सबसे पहले ब्लड चेक करवा लेना चाहिए, और एसीटी थेरेपी लेकर, मतलब ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेकर ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मलेरिया किसके कारण हुआ? मच्छर के कारण। और वो मच्छर, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण वो मच्छर जन्म ले लेते हैं। तो पानी की अशुद्धियां क्या क्या हैं, कि जल के अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां होती है, इम्प्योरिटी, उसके बारे में भी हम देखते हैं।
पानी में प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से भी कई प्रकार की अशुद्धियां अपने साथ पानी लेकर आता है। ये अशुद्धियां होती हैं जिसके कारण पानी को पीने योग्य नहीं रहने देती और कई बार बीमारियों का कारण भी बन जाती हैं। पानी को प्यूरिफाई करना पड़ता है। हम डायरेक्ट नदियों से, सागर से, समुद्र से लेकर पानी नहीं पी सकते, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं। तो भौतिक अशुद्धियां, फिजिकल इम्प्योरिटीज पहले देखते हैं। उसमें मिट्टी, रेत, धूल के कण पानी के साथ आते हैं, बहते हुए नदियों के साथ। काई और पत्तियां आ जाती हैं उसमें, गंदगी और ठोस कण भी आ जाते हैं। कई बार पानी का रंग, स्वाद और ये गंध बिगाड़ देती हैं। अगर मिट्टी, रेत और धूल आ रही है तो हम अगर डायरेक्ट उनको ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिजीज हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होने लग जाती हैं। स्टोन का इशू हो जाएगा अगर मिट्टी वाला पानी पियोगे तो आप। काई और पत्तियां हैं जो पानी को इम्प्योर कर देती हैं। गंदगी और कई बार ठोस कण भी इसके अंदर आ जाते हैं जिसके कारण पानी इम्प्योर हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, पानी का रंग चेंज हो जाएगा, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा और वो गंदगी उसको बिगाड़ देता है। रासायनिक अशुद्धियां, केमिकल इम्प्योरिटीज, देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, बहुत सारे और भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसके कारण भी पानी जो है वो इम्प्योर हो जाता है। जैसे घुले हुए लवण, लवण कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आदि कठोरता के जितने भी कारण हैं जिसके कारण केमिकल इश्यूज हो जाते हैं। नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड जिसके कारण भी केमिकल पानी के अंदर चला जाता है। और औद्योगिक कचरा सबसे बड़ी चीज है, और कीटनाशक। औद्योगिक कचरा, अलग अलग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं जिसके कारण इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी पोल्यूशन होता है, जितना भी केमिकल जो होता है वो पानी नदियों के अंदर सीधा ही जाता है और नदियों के अंदर से ही पानी अगर जा रहा है तो वही हमारे आगे पहुंचेगा जिसके कारण पानी जहरीला भी हो सकता है, क्योंकि इतने ज्यादा कीटनाशक और जो इंडस्ट्रियल गार्बेज है वो इसके अंदर जाता है जिसके कारण इम्प्योरिटी आ जाती है पानी के अंदर। इसको कहते हैं हम केमिकल इम्प्योरिटी, जो फैक्ट्रियों से अक्सर निकलता है। जैविक अशुद्धियां देखें तो जैविक अशुद्धियां कुछ जीवों का भी पानी के अंदर, अगर पानी एक जगह खड़ा रहे तो जीवों का भी उसके अंदर आना हो जाता है। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, जैसे अमीबा परजीवी है, वायरस पोलियो के द्वारा हेपेटाइट हो जाता है, बैक्टीरिया जैसे इकोली आदि बैक्टीरियाज पानी के अंदर आ जाते हैं जिनसे कई प्रकार की बीमारियां, जैसे हमने हैजा को पढ़ा था पानी के कारण हो रही है, अभी मलेरिया पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मलेरिया मच्छर के कारण हो रही है। वो मच्छर कहाँ आ रहे हैं, रुके हुए पानी के अंदर। तो टाइफाइड, पेचिश, ये सारी बीमारियां भी पानी की इम्प्योरिटी के कारण, जैविक अशुद्धियों के कारण फैलती हैं। कोई ना कोई बीमारियां, ये परजीवी है, मतलब अलग तरह का केमिकल अगर पानी के अंदर आ रहा है, पानी के अंदर अलग तरह की अशुद्धियां आ रही है जिनके कारण इन जीवों का पानी के अंदर आना हो जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। रेडियोधर्मी अशुद्धियां भी देखते हैं हम। रेडियो एक्टिव इम्प्योरिटीज जैसे यूरेनियम, रेडियम जैसी धातुएं हैं वो भी पानी को इम्प्योर कर देती हैं। ये दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। पानी के अंदर अगर शोरा पाया जाता है, पानी के अंदर अगर यूरेनियम, रेडियम जैसी, आपने कुबड़ पट्टी के बारे में सुना होगा, नाइट्रेट की मात्रा पानी के अंदर अधिक है जिसके कारण लंबे समय तक अगर हम उसे पीते रहें तो हमारी बैकबोन जो है वो टेढ़ी हो जाती है। और वहां के लोग, आपने कुबड़ पट्टी के बारे में सुना होगा कि उस एरिया के जो लोग हैं वो झुककर चलते हैं, उनकी बैकबोन टेढ़ी हो जाती है। तो अगर ये रेडियोधर्मी अशुद्धियां हैं, अगर ये चीजें आती हैं तो दीर्घकालीन हमारे स्वास्थ्य को हानि करती हैं, आगे जाकर हमारे स्वास्थ्य को हार्म करती हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। पानी को शुद्ध हम किस किस तरह से कर सकते हैं, ये इम्प्योरिटी हम किस तरह हटा सकते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए या तो सबसे पहला मेथड रहता है बॉइलिंग मेथड, पानी को उबाल कर फिर पिए तो वो पानी शुद्ध रहेगा। क्लोरिनिकेशन कर दें, निस्पंदन कर दें, निस्पंदन मतलब उसको फिल्ट्राइजेशन, छान कर, फिटकरी एक्सेट्रा, इन चीजों का प्रयोग करके ही हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। रेत का, मोमबत्ती का प्रयोग करके, ये चीजें जो होती हैं वो पानी को, इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है और पानी साफ ऊपर आ जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा भी हम पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं, जैसे यूवी ट्रीटमेंट चलता है। उन्नत तकनीक जैसे आरओ आजकल आ गए हैं तो इनके माध्यम से भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और ये शुद्ध किया हुआ पानी अगर हम पीते हैं तो कहीं ना कहीं डिजीज से बच सकते हैं। तो पानी को बॉयल करके, उसका क्लोरिनेशन करके, उसका निस्पंदन करके, फिल्ट्रेशन करके, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा अगर शुद्धिकरण करें, और न्यू टेक्निक जो आई है रिसर्व आरओ की जो टेक्निक आई है उसके द्वारा भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। अभी पानी अगर शुद्ध होगा तो वो डिजीज नहीं होंगे, तो हमें फिजिकली एक्टिव रहने के लिए भी कुछ काम करने पड़ेंगे। तो फिजिकली एक्टिविटी के लिए हम व्यायाम, जो कि बेस्ट
तरीका रहता है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो व्यायाम के बारे में देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या काम करती है हमारे लिए। व्यायाम होता क्या है? देखो, मैंने कहा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए किया गया नियमित शारीरिक कार्य। यह शारीरिक कार्य मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो व्यायाम क्या है? व्यायाम एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और हम एक्टिव रहेंगे। अब ये किया कैसा जाना चाहिए? नियमित रूप से। रेगुलरिटी होना जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन व्यायाम कर लिया तो उससे आप फिजिकली फिट नहीं हो रहे, आपको रेगुलर इसके अंदर रहना पड़ेगा। तो शारीरिक कार्य नियमित रूप से हो, यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप के अंदर हमें हेल्दी करता है और हमें एक्टिव करता है। ये व्यायाम के विभिन्न अंगों पर क्या क्या व्यायाम अगर हम करते हैं तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट पर क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हमारे हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे देखते हैं। अगर हम नियमित रूप से, रेगुलर रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हृदय मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी, रक्त संचार तेज होगा और सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन सेटअप नहीं रहता तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है, वहां पर पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, क्योंकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम नियमित रूप से अगर व्यायाम कर रहे हैं तो हमारा हृदय मजबूत होगा, रक्त संचार तेज होगा और सुचारू रूप से चलता रहेगा, रक्तचाप नियंत्रण रहता है, बीपी इश्यू नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर का इश्यू रहता है, कभी डाउन हो रहा है कभी अप रह रहा है, तो वो अप डाउन नहीं होंगे। हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है, हमारा हार्ट फेल होना, हार्ट अटैक का जो इश्यू रहता है, अगर हम रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक का जो प्रॉपर इश्यूज है वो नहीं रहते। अचानक हार्ट बीट का फास्ट होना और अचानक हार्ट बीट का बिल्कुल कम हो जाना, इन दोनों ही खतरों से हम बच सकते हैं अगर रेगुलर रूप से हम एक्सरसाइज करते हैं। अब हमारे श्वसन तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है अगर हम रूटीन के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, और अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति विकसित होने लग जाती है हमारे अंदर। हम इनहेल और एक्सहेल इजीली कर पाते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सांस को अंदर की ओर खींचना, उसको होल्ड रखना और देन सांस को वापस छोड़ना, तो हम अपने श्वसन की जो क्रिया है उसको सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन अगर एक्सरसाइज के बेस के ऊपर लंबी सांस को लेकर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मतलब अंदर की ओर लेते हैं और बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो हमारे फेफड़े एक्टिव रहने लग जाते हैं और अच्छा वर्क करने लग जाते हैं। श्वसन दर संतुलित होती है, मतलब हमारी सांस लेने की जो रेट है, हमारी हार्ट बीट की जो रेट है वो बैलेंस में रहती है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका, स्नायु तंत्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तंत्रिकाएं सक्रिय रहती हैं और संवेदनशील रहती हैं, एक्टिव रहेंगी और थोड़ा सा संवेदनशील भी रहेंगी, प्रतिक्रिया करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। और मानसिक तनाव, सबसे बड़ी चीज, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बच्चों के पढ़ रहे हैं, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है अगर हम रूटीन के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो कई चीजों का फायदा होता है एक्सरसाइज करने से। हृदय के ऊपर देखें तो हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है, रक्त संचार बढ़िया चल रहा है, रक्तचाप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। पाचन तंत्र के ऊपर देखें तो भूख अच्छे से लगने लग जाती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, कब्ज और गैस आदि की समस्या भी कम हो जाती है। श्वसन तंत्र पर हमने देखा था फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और श्वसन तंत्र है वो संतुलित, श्वसन दर जो होती है इसकी रेट है वो बैलेंस में आ जाती है। नर्वस सिस्टम पर देखा था तंत्रिकाएं जो है हमारी सक्रिय हो जाती हैं, रिएक्ट करने का हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है और मानसिक जो तनाव है वो कम हो जाता है। पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, भूख अच्छे से लगने लग जाएगी, मतलब चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं, हेल्दी चीजें हम खा रहे हैं, तो वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम तभी आती है जब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती और हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो भूख अच्छे से लगने लग जाएगी और पाचन शक्ति हमारी बढ़ जाती है, कब्ज गैस आदि की समस्या भी कम होने लग जाती है। अब मसल्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का? मांसपेशियां, हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, सहन शक्ति और लचीलापन बढ़ जाता है, मतलब इजीली अगर हमारे
चोट है वो इजीली रिकवर होने लग जाती है, हम उस दर्द को सहन करने की हमारे में क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है उससे। थकान देर से होती है, ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से थक जाते हैं, ऐसा प्रोसेस नहीं रहता। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्टेमिना भी बढ़ जाता है। स्केलेटन सिस्टम पे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो, एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारी जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो हड्डियों का मजबूती है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम हो जाता है। गठिया क्या होता है कि हमारी बोन्स हैं वो वीक पड़ जाती है, जिसके कारण से वहां पर सोजन आने लग जाती है, कुछ गांठें बनने लग जाती हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम रेगुलर करते हैं, तो इन चीजों का जो खतरा है, ये जो बीमारियां हैं उनसे हम ग्रसित नहीं होंगे। और शारीरिक बनावट तो सुडौल रहती ही है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर आपका अच्छा ग्रो करने लग जाता है और आप सुंदर दिखने लग जाते हो। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, एक्सरसाइज करेंगे तो मानसिक रूप से भी हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, मेंटली भी हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है। तो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, वहीं पर वो वास करता है। और अगर शरीर फिजिकली हम फिट हैं तो मेंटली हम फिट रहेंगे ही रहेंगे। तो तनाव और चिंता कम होने लग जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और नींद अच्छी आती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि व्यायाम संपूर्ण शरीर और मन के लिए एक औषधि का, एक मेडिसिन का काम करता है। हमने बात की कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, फिजिकली हम फिट रहते हैं। तो नींद क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। नींद क्यों जरूरी है? हमने देखा था कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके अंदर भूख, प्यास, नींद और काम, ये चार हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी। तो नींद क्यों जरूरी है, क्यों नींद हमारी मूलभूत आवश्यकता है, कितने एज में कितनी नींद आवश्यक है, उस चीज को हम देखते हैं। नींद शरीर और मन को विश्राम देने के लिए प्राकृतिक अवस्था है, एक नेचुरल स्टेज है नींद, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को विश्राम दे सकते हैं। अगर नींद ना लें तो सारा दिन काम करते रहेंगे हम। नींद एक ऐसी चीज है, एक नेचुरल ऐसा प्रोसेस है, जिसके द्वारा हमें, हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को विश्राम मिल जाता है। पर्याप्त नींद लेना अच्छे स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन और व्यायाम। जितना शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, जितना शरीर के लिए एक्सरसाइज की नीड है, उतनी ही नीड हमें नींद की है। अगर नींद नहीं आए तो हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, फिजिकल रूप से भी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम वर्क नहीं कर पाएंगे। नींद की आवश्यकता आयु के अनुसार देखते हैं। एक जो शिशु है उसे 16 से 18 घंटे प्रतिदिन नींद की आवश्यकता होती है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा सारा दिन सोया रहता है, तो उसे, उसके शरीर को नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है। कैसे ज्यादा वर्क करता है? सारा दिन पैर हाथों को हिलाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, देखता रहता है, हंसता रहता है। तो पैर, उसके देखना, हाथ और पैरों की मूवमेंट कभी रुकती नहीं है, तो जिसके कारण वो थक जाता है। तो शिशु को 16 से 18 घंटे की नींद प्रतिदिन चाहिए। थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, बाल्यावस्था के अंदर आ गया है, यहां पर तो देखो शैशवावस्था है और यहां पर बाल्यावस्था आ गई है। बाल्यावस्था आ जाती है तो 10 से 12 घंटे की नींद, देखो यहाँ 16 से 18 थी, यहाँ पर 10 से 12। किशोरावस्था के अंदर, टीनेजर के अंदर आ गए हो, 8 से 10 घंटे की नींद काफी है। और जब अडल्ट हो तो 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए सेटिस्फाइड है। लेकिन वृद्ध, अगर एज, ओल्ड एज आ जाती है, तो आपने देखा होगा बुजुर्ग होते हैं वो बहुत कम सोते हैं, तो उनके शरीर को इतनी नीड नहीं होती नींद की। तो 5 से 7 घंटे अगर वो सोते हैं तो वो फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो नींद का ये डेटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। शिशु के लिए कितने घंटे की नींद? 16 से 18, बच्चे के लिए 10 से 12, किशोरावस्था 8 से 10, वयस्क की 6 से 8 और वृद्धावस्था के अंदर 5 से 7 घंटे की। पर्याप्त नींद से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, और मानसिक रूप से भी हम संतुलित रहते हैं। अगर एक दिन नींद नहीं आ रही तो सिर दर्द रहने लग जाता है, चीजें समझ नहीं आती, हम इरिटेट होने लग जाते हैं। तो नींद हमारे शरीर की एक कंपलसरी नीड है, एक मूलभूत आवश्यकता है, उसे लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो पर्याप्त नींद से शरीर को ऊर्जा मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक भी संतुलन बना रहता है। मेंटली भी हम बैलेंस के अंदर रहते हैं। अच्छी नींद के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है, किस परिस्थिति ऐसी हो जिससे हमारे को अच्छी नींद आ जाए, तो उसको देखना भी। सबसे पहले तो शांत वातावरण। शांत वातावरण से क्या मतलब है कि वहां पर शोर शराबा ना हो।
अच्छी नींद के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? शांत वातावरण, मतलब आसपास कोई भी शोर न हो, जिसकी वजह से नींद काफी कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। साफ सुथरा स्थान हो, बिस्तर और कमरा जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। अगर वो साफ सुथरा नहीं है तब भी नींद नहीं आएगी और हम अनकंफर्टेबल रहेंगे। टेम्परेचर आरामदायक हो, ना तो बहुत ज्यादा ठंड हो और ना बहुत ज्यादा गर्मी हो। बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी तब भी हम नहीं सो पाएंगे और बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी तब भी हम नहीं सो पाएंगे। आरामदायक टेम्परेचर हो जो हमारी बॉडी जिसके अंदर कंफर्टेबल रह सके। अंधकार, थोड़ा डार्कनेस होनी जरूरी है। हल्का या कम प्रकाश नींद के लिए उपयुक्त होता है। अगर रूम में बहुत ज्यादा लाइटिंग है तो वहां सोना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, नींद नहीं आती। तो कमरे के अंदर थोड़ा सा लाइटिंग कम होनी चाहिए, या तो बिल्कुल अंधेरा हो या हल्की फुल्की लाइटिंग रखी जाए। मानसिक शांति, तनाव और चिंता से दूर रहेंगे। अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं, चीजों के बारे में सोच ही रहे हैं, तब हमें नींद नहीं आएगी। ओवर थिंकिंग अगर है हमारे माइंड में तब भी नींद नहीं आती। और नियमित दिनचर्या, रोज एक ही समय पर सोना और उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो किसी दिन तो 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, तो वहां पर भी नींद आने में प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सोने से पहले तब अच्छी नींद आएगी? सबसे पहले, सोने से पहले कभी भी हैवी फूड नहीं लेना चाहिए। मोबाइल टीवी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले कम से कम इन चीजों को अपने आप से दूर कर देना चाहिए। ना तो मोबाइल आपको अपने आसपास रखना चाहिए, ना टीवी। जस्ट सोने से पहले टीवी बंद करना चाहिए। कम से कम 1 घंटा पहले आप उन चीजों को अपने आप से दूर कर दो। तो नींद शरीर मस्तिष्क की मरम्मत की प्रक्रिया है, मतलब उनको पूरा रिपेयर करने का प्रोसेस है। हमारी बॉडी अगर कैसे रिपेयर होती है कि हम रात को सो जाते हैं तो सुबह काफी रिफ्रेश माइंड से उठते हैं, फ्रेश माइंड होता है हमारा। नींद हमारी पूरी बॉडी को मरम्मत कर देती है, पूरी बॉडी को वापस रीजनरेट कर देती है। पर्याप्त और गहरी नींद स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक होती है। अगर हम नींद अच्छी ले रहे हैं तो हमारी लाइफ का सेटअप भी अच्छा रहेगा। हम स्ट्रेस के अंदर नहीं रहेंगे, और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे अपना, और अपने काम में भी पूरा एफर्ट लगा सकेंगे। नींद, अगर नींद ना आए तो क्या हमें थकान महसूस होगी? तो थकान क्या चीज होती है, स्पेशल वर्ड्स उसे क्या दे सकते हैं, उसको देखते हैं कि थकान क्या है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से ऊर्जा की कमी महसूस होना। हमें फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से हमारी जो एनर्जी है जब डाउन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं थकान, या बोला जाता है विश्रांति। जिसे व्यक्ति को काम करने की कमजोरी, जिससे व्यक्ति को काम करने में कमजोरी फील होती है, आलस आती है और असमर्थता लगती है। बच्चे लगता है हमें कि हम काम नहीं कर पाते, लगता है हमसे ये काम नहीं होगा, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो थकान, अगर नींद नहीं पूरी ली जा रही तो वो थकान के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। थकान के क्या क्या कारण है? शारीरिक कारण कह सकते हैं हम, फिजिकली कोई डिजीज हो रखी है हमें, मेंटली फिजिकली किसी चीज की चोट लग गई है, या नींद हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो हम थकान महसूस करेंगे। अधिक काम या श्रम करना, किसी दिन बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है तब भी हमें थकान महसूस होने लग जाती है। वर्कलोड के कारण हम फिजिकली और मेंटली सेटअप नहीं कर पाते, तनाव में आ जाते हैं, तो हमें थकान महसूस होने लग जाती है। पर्याप्त नींद का ना मिलना, पीछे ही हमने देखा कि नींद नहीं आती तो हम थकान महसूस करने लग जाते हैं, हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें थकान महसूस होने लग जाती है। बीमारियां हो अगर, कैसे एनीमिया, खून की कमी हो, डायबिटीज, शुगर जिसको आप बोलते हो, अगर ये चीजें हैं तब भी हम जल्दी थक जाते हैं और हमें थकान महसूस होने लगती है। क्योंकि ब्लड की अगर शरीर के अंदर कमी है, एनीमिया का इशू है, ब्लड आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो आप ज्यादा वर्कलोड नहीं ले पाओगे। और अगर डायबिटीज है तब भी ज्यादा वर्कलोड नहीं लिया जाता और शरीर है वो थकान मानने लग जाता है। अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी है, भोजन संतुलित मात्रा में नहीं लिया जा रहा, तब भी ऐसा होगा कि हमें थकान महसूस होने लग जाएगी। तो थकान के मेनली क्या क्या रीजन रहते हैं? शारीरिक कारण, फिजिकली स्ट्रेंथ कम है, बहुत अधिक काम कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है आपको, बीमारियां हैं जैसे एनीमिया और डायबिटीज जैसा इश्यूज है तब भी नहीं आएगी, और भोजन में के पोषक तत्वों की कमी है तब भी हमें थकान महसूस होगी। बहुत अधिक व्यायाम कर लिया तब भी थकान महसूस होगी, और व्यायाम अगर नहीं किया बिल्कुल भी तब भी हमें थकान महसूस होने लग जाती है। ये थे शारीरिक कारण। मानसिक कारण क्या रहते हैं, हमें थकान महसूस होती है? हम स्ट्रेस के अंदर हैं, चिंता हो रही है, अवसाद हो रहा है, कुंठा है हमारे अंदर, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं किन्हीं चीजों से, तब भी हमें नींद नहीं आएगी। तो वहां पर हम ओवर थिंकिंग जैसी चीजें क्रिएट करने लग जाते हैं और वो हमें नींद नहीं आती है।
लगातार पढ़ाई या काम का भी अगर दबाव है तब भी हम नींद नहीं ले पाते और हमें थकान महसूस होने लग जाती है। तो लगातार अगर किसी चीजों के अंदर हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो अगर नींद नहीं आई, उस बीच में हमने रेस्ट नहीं किया, नींद नहीं ली, तो भी हमें थकान महसूस होने लग जाती है। और भावनात्मक ऐसे अगर इमोशनली अनबैलेंस है, हम इमोशनल रूप से कहीं पर हार्म हुए हैं, तब भी हमें थकान महसूस होगी। अगर हमने कोई काम नहीं भी किया लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं अनबैलेंस हुए हैं, इमोशंस जो हैं हमारे अनबैलेंस हो रखे हैं, तब भी हम थकान महसूस करेंगे और हमें आराम नहीं मिलेगा। पर्यावरणीय कारण भी इसके अंदर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा शोरगुल है, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, हमसे सुना नहीं जा रही वो चीजें, पास में कोई इस तरह बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज्यादा ठंड है, शोर है, तो भी हमें थकान महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उतना लोड नहीं ले पाता, जिसके कारण हमारा शरीर थकान महसूस करने लग जाता है। भीड़ भाड़ है कहीं पर, तब हमें सोने को नहीं मिल रहा, तब भी हमें थकान महसूस होने लग जाती है। असुविधाजनक स्थान है, मतलब हम उस जगह पर कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर ज्यादा देर उस जगह पर हमारे को रुकना पड़ जाए तब भी हम थकान महसूस करने लग जाते हैं। जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तब भी हम मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें थकान महसूस होने लग जाती है। थकान के निराकरण कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिसके द्वारा हम थकान को कम कर सकते हैं, अपने शरीर को फिजिकली फिट रख सकते हैं? सबसे पहले पर्याप्त नींद लेना। 6 से 8 घंटे की अगर आप नींद ले रहे हो तो आप थकान से बच सकते हो, आप मेंटली फ्रेश फील करोगे अगर 6 से 8 घंटे की अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं। संतुलित आहार लेना, भोजन अगर संतुलित किया जा रहा है तो आप एक्टिव रहोगे। अगर आपके भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन की कमी है तो आप जल्दी थक जाओगे, आपसे वर्कलोड ज्यादा नहीं लिया जाएगा। नियमित व्यायाम, अगर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कोई भी किसी भी बेस के ऊपर अगर आप व्यायाम कर रहे हो तो आप में स्टेमिना बढ़ जाएगा और आप जल्दी थकोगे नहीं। तो योग, प्राणायाम और पैदल चलना। तनाव कम करना, मेडिटेशन के द्वारा आप तनाव कम कर सकते हो। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम 5 घंटे की नींद 1 घंटे में हम मेडिटेशन के द्वारा पूरी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ध्यान योग किया जाता है कि जिसके द्वारा 5 घंटे अगर हमने सोना है, 8 घंटे सोना है, तो उस मेडिटेशन के माध्यम से हम 1 घंटे के अंदर उसको रिकवर कर सकते हैं। और जैसे ही वो 5-6 घंटे का 1 घंटे में रिकवर हुआ तो हम फ्रेश फील करने लग जाते हैं और वापिस अपने काम पर काफी फ्रेशली जा सकते हैं। नियमित दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। समय पर सोना और जागना और काम करना, एक आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि आपने कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है। अगर ये चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं तब भी हमें थकान महसूस होने लग जाती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी जॉब पर जाना है, अगर 9 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, वो जो टाइमिंग है वो अनबैलेंस हो गई और हम सुबह नहीं उठ पाए और वो काम रूटीन का नहीं हो पाया डेली का, तब भी हमें एक स्ट्रेस फील हो जाती है। और जल्दी जल्दी जब हम उस चीज को करते हैं तो हमें थकान जल्दी महसूस होने लग जाती है। बीमारी का इलाज, अगर कोई डिजीज है लाइक डायबिटीज और एनीमिया जैसी अगर बीमारियां हैं तब भी हम जल्दी थक जाते हैं, हमसे वर्कलोड नहीं लिया जाता। यदि थकान लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। अगर किसी की बॉडी के अंदर एनीमिया का इशू है, डायबिटीज का इशू है, तो वहां पर वर्कलोड ज्यादा नहीं लिया जा सकता, जल्दी थक जाते हैं हम डायबिटीज के कारण भी। और एनीमिया मतलब खून की आपके शरीर के अंदर कमी का होना, तो आप ज्यादा वर्कलोड नहीं ले पाओगे। डायबिटीज मतलब जिसको शुगर पेशेंट्स बोलते हैं, तो अगर वो है तब भी आप जल्दी थकान महसूस करोगे। स्वच्छ और आरामदायक वातावरण में रहना भी एक सबसे बड़ा रेमेडीज है थकान को दूर करने के लिए। अगर आप एक कंफर्टेबल जोन के अंदर रह रहे हो तो आप थकान महसूस नहीं करोगे, लेकिन आप जिस जोन के अंदर काम कर रहे हो वहां पर अनकंफर्टेबल हो, वहां पर आप आरामदायक महसूस नहीं करते, तो आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाओगे और स्ट्रेस के कारण हमें थकान महसूस होने लग जाती है। थकान शरीर का संकेत है कि उसे आराम, पोषण और मानसिक शांति की नीड है। हमें थकान कब महसूस होती है? जब हमारी बॉडी हमसे डिमांड करती है किस चीज की, कि अभी मुझे आराम की नीड है, तब इस चीज का सिंबल है कि मुझे आराम की नीड है या मुझे पोषण की नीड है या मुझे मानसिक शांति की नीड है, तब हमारा शरीर थकान महसूस करने लग जाता है। वो थकान हमें इंडिकेशन देती है किस चीज का, कि अभी आप कुछ हेल्दी फूड ले लो, अभी रेस्ट कर लो, या फिर मानसिक रूप से कुछ आराम कर लो। तो ये इंडिकेशन देती है हमें थकान, हमारी बॉडी को, कि हमें इन चीजों की अभी जरूरत है। अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम तनाव के अंदर आ जाते हैं। समय रहते उपाय करने पर थकान दूर हो जाए। अगर हम इस चीज का सोल्यूशन कर लें, हमें जो हमारी बॉडी को नीड है, पोषण की नीड है, आराम की नीड है, मानसिक शांति की नीड है, अगर वो नीड कंप्लीट हो जाती है तो हम काफी फ्रेश फील करते हैं और हमारी जो एनर्जीज है वो वापस क्रिएट हो जाती हैं।
नेक्स्ट आता है चरित्र निर्माण। करेक्टर किस तरह बनाया जाए, चरित्र निर्माण के अंदर एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है, उस चीज को अपन कैरी ऑन करते हैं। चरित्र निर्माण का अर्थ क्या है? व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों का, मॉरल वैल्यूज का और उसके बेस्ट बिहेवियर का जब डेवलपमेंट होता है तो उसे ही हम बोलते हैं चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण से सीधा सीधा मतलब है कि अगर सोसाइटी ने जो वैल्यूज क्रिएट कर रखे हैं, अगर हम उन वैल्यू के अकॉर्डिंग, उन आदर्शों के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सबसे अच्छा बिहेव करना, अगर ये वैल्यूज हमारे अंदर क्रिएट है तो हम बेस्ट करेक्टर के पर्सन हैं, सबसे अच्छा बोल रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो हमारा चरित्र निर्माण हो चुका है। मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं, अगर हम उनके ऊपर खरे उतरते हैं तो हमारा चरित्र निर्माण हो चुका है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन ही नहीं है, एजुकेशन जो है वो हमारे अंदर इन मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करती है। एजुकेशन काफी अच्छा रोल प्ले करती है हमारी मॉरल वैल्यूज को डेवलप करने के अंदर, बल्कि यह अच्छे बुरे में भेद करना सिखाती है। हमारी क्या गुड हैबिट्स हैं, क्या बैड हैबिट्स हैं, आज हमें इन चीज का नॉलेज है। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी हैबिट है, वो हमें पता है कि क्या वो अच्छी आदत है या बुरी आदत है, क्या हमें उसे छोड़ना है या उसके साथ कंटिन्यू अपनी लाइफ को सेटअप करना है। तो उन चीजों का हमने भेद करना कैसे सीखा? क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, उन चीजों के बारे में हमें मॉरल वैल्यूज शुरू से सिखा दी गई है। और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी यही एजुकेशन देती है। एजुकेशन का क्या रोल है? सबसे पहले ये मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करती है। हमें शुरू से सिखाया जाता है सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, ये सारी चीजें, ईमानदारी क्या है, सहयोग क्या है, कर्तव्य पालन क्या है, ये जो गुण हैं वो हमें एजुकेशन के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। हमें छोटे होते ही इन जो गुण हैं उनको हमारे अंदर इनबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया जाता है स्कूल के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, कि हमें ईमानदारी दिखानी है, हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, प्रेम से रहना है, सहयोग से रहना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। ये गुण हमारे अंदर छोटे होते ही इनबिल्ट करने लग जाते हैं एजुकेशन के माध्यम से। आत्म अनुशासन और आत्म संयम, सेल्फ, अगर हम खुद डिसिप्लिन नहीं है तो किसी और को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर है हमारे अंदर तो हम कहीं ना कहीं अपने करेक्टर को इनबिल्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है वो अपने करेक्टर को बहुत अच्छे से इनबिल्ट कर सकता है। किस तरह की? हम हर चीज को पूरे पंक्चुअलिटी से कर रहे हैं, पूरे समय के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर चीज को बहुत वैल्यू देकर उस चीज को समझ रहे हैं। अगर हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो दूसरों को भी सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं। आत्म अनुशासन, आज अगर मैं अनुशासन में नहीं हूं तो किसी और को कैसे शिक्षा दे सकती हूँ कि आप अनुशासित रहो? तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर कोई है व्यक्ति तो अपने करेक्टर को काफी अच्छा इनबिल्ट कर लेगा। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल होना भी जरूरी है। आप अपने इमोशंस पर अगर कंट्रोल नहीं रख सकते, आप में एंगर इश्यूज है, अगर आप उन एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आपकी पर्सनालिटी अलग बन जाएगी कि आप सबसे झगड़ा करते हो। आप में खुद में कंट्रोल होना, आपके इमोशंस का खुद में कंट्रोल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल करना जानते हो तो आपका चरित्र, बेस्ट करेक्टर वो बोलते हैं ना, उस तरह का बन जाएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटीज है, अगर हम उनका सम्मान करके उनको सीखते हैं, अगर समाज हमसे उम्मीद करता है कि हमें इस तरह का रहना चाहिए तो हम वैसा अगर बनते हैं, तो सामाजिक उत्तरदायित्व की ड्यूटी अगर अच्छे से निभा लेते हैं तो समाज के अकॉर्डिंग हम बेस्ट करेक्टर के पर्सन है। सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति जो हमारी कर्तव्य है उसकी समझ और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना। ये नहीं कि किसी और के पास अगर कोई चीज अचीवमेंट है तो हम उससे ईर्ष्या रखें, नहीं, हमने उसे सम्मान देना है, हमें उसका सम्मान करना है। तभी हमें होगा कि हम, कहा जाता है ना कि दिस इज अ गुड पर्सन, ये बहुत अच्छा पर्सन है, गुड पर्सनालिटी है। तो वो किस तरह डिसाइड किया जाता है कि एक तो आप बोलने में उनसे बहुत अच्छे हो, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो अगर इस तरह का बिहेव आप करते हो और आपके एंगर इश्यूज पर आपका कंट्रोल है, मतलब छोटी छोटी बात पर आपके अंदर एंगर इश्यूज नहीं क्रिएट होते, आप उन चीजों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप अच्छा अपना करेक्टर बना सकते हो, इनबिल्ट कर सकते हो। आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता, आप में लीडरशिप क्वालिटी का भी होना जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी जरूरी। आप बात बात पर छोटी सी अगर कोई ऐसी आपके सामने सिचुएशन आ जाती है और आप उससे डर जाते हो, आप में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तब भी आपका चरित्र को डिफाइन किया जाएगा कि नहीं, ये बहुत डरपोक इंसान है।
तो ये चीजें फिक्स कर दी जाती है। तो व्यक्तित्व निखारती हैं अगर ये क्वालिटी आप में है, आप में आत्मविश्वास है और आप में लीडरशिप की क्वालिटी है, तो आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और नेतृत्व गुणों को भी विकसित करती हैं। नेक्स्ट आप में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सद्भावना और सहिष्णुता। सद्भावना क्या होती है? दूसरे के प्रति काफी सॉफ्ट बिहेव आपका होना, विभिन्न संस्कृतियों को, धर्मों को और परंपराओं के प्रति आपका सहिष्णुता होना, मतलब सबका सर्वधर्म समानता जिसको हम बोलते हैं, सभी धर्मों का आपने सम्मान करना। ये नहीं कि आप अगर किसी धर्म को मानते हो तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर कोई और अदर धर्म को मान रहा है तो आप उसकी निंदा करो, ऐसा नहीं होना। हमें सर्वधर्म समानता को लेकर चलना और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाते हुए भाईचारे की भावना उत्पन्न अपने अंदर करनी है। फिर आती है बेस्ट क्वालिटी, सकारात्मक दृष्टिकोण। हर चीज के पॉजिटिव थॉट को हमें देखना है। हमारा जो दृष्टिकोण हो, हर चीज की पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश करें कि भाई हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होंगी। बुराइयां देखने की बजाय हम अगर अच्छाइयां देखें और उनको फॉलो करें तो हमारा व्यक्तित्व भी निखरेगा और सबके सामने हम भी ऐसे ही निखर कर आएंगे कि ये बहुत बेस्ट पर्सनैलिटी का पर्सन है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण, कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करना और जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करना। अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को लेकर हाइपर नहीं हो, हम उस प्रॉब्लम को लेकर हमारे अंदर एंगर इश्यूज नहीं आए, हम उस चीज को बड़े ही शांति से और सद्भावनापूर्वक, बड़े ही आराम से उस चीज को सॉल्व करें और उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव फैक्ट अगर हैं तो उन चीज को देखें, ना कि गलतियां निकालने का काम करें कि इसमें ये फॉल्ट था, यहाँ आपका फॉल्ट है, या और उसकी वजह से क्या होगा, लड़ाई और बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि उस प्रॉब्लम को और बढ़ाना है। तो कठिनाइयों का सामना हम बड़े ही शांतिपूर्वक करें, तब भी हमारा पर्सनैलिटी है जो वो डेवलप होगा, हमारा जो चरित्र है वो उसका निर्माण हम इनबिल्ट कर सकते हैं उसको, और हर चीज में सकारात्मक दृष्टिकोण देखें। तो कह सकते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम ही नहीं है, मतलब हमें ओनली किताबी ज्ञान ही नहीं देती, और क्या देती है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण पर्सनालिटी को, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को और चरित्र के निर्माण का भी बेस है। मतलब शिक्षा सिर्फ हमारे को किताबी ज्ञान ही नहीं दे रही, हमारे चरित्र को बना रही है, हमारे व्यक्तित्व को बनाने का भी काम कर रही है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल स्वयं का जीवन सुधारता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो अपना तो लाइफ वो सेट करेगा ही, अपना लाइफ तो वो बनाएगा ही, अपनी पर्सनालिटी तो डेवलप कर ही सकता है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो वो समाज को भी एक इनबिल्ट करने का काम करेगा, समाज के अंदर भी अनुशासन लेकर आएगा, समाज के अंदर भी मॉरल वैल्यूज लेकर आएगा, उनको डेवलप करेगा। खुद अगर आत्मसंयमित है तो दूसरों के इमोशंस को भी वो समझ पाएगा, दूसरों के अधिकारों का भी वो सम्मान कर पाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।